गुड इवनिंग। आईसीएसई 10th स्टैंडर्ड जिनका कि एग्ज़ाम 6 तारीख को 6 मई को है। बस कल का दिन और है, परसों उनका एग्ज़ाम होने वाला है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं एक पूरा जो है वो रिवीजन करने की कोशिश करूंगी। सो किताबें लिटरेचर के लिए जो है वो 4 किताबें हैं, जिसमें से आधा सिलेबस हम लोग कर चुके हैं पहले सेमेस्टर 1 में। अब हम करने वाले हैं सेमेस्टर 2 में। सो अगर आपको 2 बार एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने की जो परेशानी आई है, वो 2 बार एग्ज़ाम देने की परेशानी आई ज़रूर है, लेकिन कम से कम आपकी ये जो परेशानी है वो एक चीज़ से कम हो जाती है कि आपको दोनों बार जो है वो कम कम पढ़ना पड़ेगा। तो आधा आपने पढ़ा, आपने एमसीक्यू कर दिया, अब आपका जो है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। सो इट्स ओके, जो भी मिलता है, जो भी होता है, वो सब बहुत अच्छे के लिए होता है। उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। बस आप लोग जो है वो एक अपना जिस चीज़ को आप अब कर सकते हो, जो चीज़ आपकी हो चुकी है, लाइक स्पेलिंग्स हैं या फिर आपकी सारी चीज़ें हैं, या फिर एक हिंदी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, मुझे याद ही नहीं होता है, ये इन सारी चीज़ों को आप एक दरकिनार करते हुए अब आपको वो पेपर करना ही करना है। आपके लिए जो है, जो कंपलसरी जो आपका हिंदी का जो पेपर है, जो आपके सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको जितनी भी प्रैक्टिस लास्ट मिनट पे करनी है, बस वही आपका साथ देने वाली है 6 तारीख को। सो हम लोग शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग अपनी जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी जो प्रैक्टिस है, जो अपना सारा का सारा रिवीजन है, वो आप लोग पहले कर चुके हो 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाती है हिंदी, तो सारे के सारे स्कूल जो है वो कवर अप कर लेते हैं हिंदी को। जो रह जाती है वो रह जाती है कि आपकी जो थोड़ी बहुत हिंदी रह गई है, जब आपको अब आप रिवीजन करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपके जो चैप्टर्स हैं, एक बार आपको पूरे चैप्टर्स रीड करना है और वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा सा आपको जो है उसके लिए मैं गाइड कर सकूं, या फिर मैं आप लोगों के लिए आपकी ये जो जर्नी है याद करने वाली, उसके लिए मैं आपकी मदद कर सकूं। साहित्य सागर के 4 किताबें, साहित्य सागर की जो 4 किताबें हैं उनमें से आपका आधा सिलेबस खत्म। अब आपके आने वाले हैं साहित्य सागर कहानी में से आपके जो है वो 4 आने वाले हैं। आपके जो 4 आपको साहित्य सागर दिखा देती हूँ मैं। ये वाली जो आपकी साहित्य सागर की होती है, तो इसमें से आपकी जो स्टार्टिंग की जो 4 स्टोरी जो होती हैं वो आपकी आने वाली है। बड़े घर की बेटी 6 नंबर, 8 नंबर भीड़ में खोया आदमी, 9 नंबर भेड़े और भेड़िए, 10 नंबर का आपका 2 कलाकार हो जाएगा। और उसके बाद में इसी किताब में जो पीछे का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है पद्य विभाग, ये दूसरी किताब में काउंट होता है। तो इसके अंदर भी जो है स्टार्टिंग की कविताएं आ चुकी हैं। अब आपके जो हैं वो लास्ट की जो 4 बची हुई है वो आपकी कविताएं आने वाली हैं। तो सिलेबस एंड ऑल आप लोग सब मिल चुका है आप लोगों को, आपको सब कुछ पता है। नया रास्ता के भी आपके 14 चैप्टर आ चुके हैं, 13 चैप्टर आ चुके हैं, 14 से लेकर 26 आने वाला है। बाकी एकांकी संचय की भी लास्ट 2 आने वाली हैं। सब आपको पता है, ग्रामर में भी आपको पता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एप्लीकेबल हट चुकी है, कॉम्पोजिशन कॉम्प्रीहेंशन हट गया है, कॉम्पोजिशन यानी कि प्रस्ताव लेखन आने वाला है। एंड आपके लिए फिर आपका जो आने वाला है वो लेटर राइटिंग आने वाला है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएगा। एंड प्रस्ताव लेखन के लिए भी जैसा आपका फॉर्मेट था वैसा का वैसा ही रहेगा, बस शब्द सीमा जो है वो आपकी 200 हो गई है, क्योंकि 12 नंबर का है। एंड लेटर राइटिंग के लिए आपका 8 नंबर का है, तो वहां पर उन्होंने कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं किया है, बस वो 8 नंबर का कर दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है, एक सिलसिलेवार चलना है। मेरे हिसाब से जैसे आप जब लिखने बैठते हैं, आपने बहुत ज्यादा याद कर लिया है, आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ कर लिया है, लेकिन एक चीज जो हिंदी में हमेशा पीछे रह जाती है कि आप लिखना पूरा नहीं कर पाते हो। यानी कि आप जब पेपर करने बैठते हो तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों का जो है पेपर छूट जाता है। तो वो कैसे छूट जाता है कि आप जो है वो सोचने में इतना सारा समय लगा देते हो कि बाद में जो आंसर्स आपको आते हैं वो आप फिर नहीं लिख पाते हो, आपके लिए समय नहीं बचता है। तो क्या करना है, सेक्शन बी जो आपका लिटरेचर पार्ट है, सेक्शन बी आप लोग जो है वो पहले खत्म कर लीजिए। सेक्शन बी अगर आप खत्म करेंगे तो उसके बाद में कैसा होता है कि वो आपने याद किया हुआ है, वो आपको पता है। आपको क्या करना है, आपको बस खाली सेक्शन ए ही करना है। आप सेक्शन ए में आप सोच करके अपना टाइम बचा करके जितना आपको करना है कर लीजिए। आपके पास में टोटल 90 मिनट्स है, क्योंकि आपका 1.5 घंटा है। आपका 45 मिनट आप 2 डिवाइड कर लीजिए। लेकिन आपको सेक्शन बी में जितना हो सकता है उतना समय बचाना है। मैंने अपने सारे बच्चों की जो प्रैक्टिस है मोस्टली करवाई है कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो एक जो 4 क्वेश्चंस वाला जो 4 जो पार्ट वाला क्वेश्चन है वो लिटरेचर का खत्म कर सके। तो वो उसके अंदर जैसे कि 30 मिनट में सेक्शन बी खत्म करें। उसके बाद में सेक्शन ए के लिए जो है वो ज्यादा अच्छे से टाइम बचा पाए, क्योंकि भाई 12 नंबर है, आप अच्छे से नहीं लिखोगे, पूरा एक्सप्लेनेटरी वे में नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
सो अभी फिलहाल मैं सेक्शन बी आपको लिखने के लिए पहले सजेस्ट करूंगी, सेक्शन ए बाद में करने को करूंगी, लेकिन मैं जो है रिवीजन सेक्शन ए से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि सेक्शन ए में 2 टॉपिक्स हैं। सेक्शन ए में 2 टॉपिक्स हैं और ये वीडियो जो है वहीं पे खत्म हो जाएगा कि मैं इसके बाद में जो लिटरेचर का है वो वीडियो पूरा अलग बनाऊंगी। तो सेक्शन ए में जो है आपका निबंध आने वाला है। निबंध मीन्स आपका प्रस्ताव लेखन आने वाला है। तो प्रस्ताव लेखन में आप याद रखो कि आपका जो भी टॉपिक रहे वो आप टॉपिक अपना पक्का जो है वो अच्छे से लिखो, और आपकी जो आंसर शीट है, ये जो आपको आंसर शीट मिलती है, अभी आप पेपर दे चुके हो तो आपको पता है कि आपकी ये जो साइड है इधर आपको लिखना नहीं होता है, ये आपके लिए लिखने के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर जो होता है आप बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर है वो क्यू व्यू करके ना लिख करके आप यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखो। और यहाँ पे प्रस्ताव लेखन के लिए हमेशा जो चित्रकथा लेखन भी होता है ना, तो उसमें आपको देना चाहिए हमेशा एक आपको टॉपिक देना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई भी कहानी है, सो उस कहानी का आपने जो नाम रखा, जैसे कि मान लीजिए जैसे सिंधी की छतरी है, या जैसे कि कोई भी आपको दिखाई देता है, मान लीजिए एक लड़की और एक कुत्ता या बहुत सारे बच्चे हैं, सो दोस्ती का महत्व रख दिया, या फिर पॉल्यूशन है, या फिर बाल बेरोजगारी और समथिंग है। सो जैसे कि आपने रख दिया कि लाइक चुन्नू की मजबूरी, या लाइक चुन्नू पर मुसीबतों का पहाड़, ऐसे आपने उस कहानी का नाम रख दिया। फिर आप अपने जो आपका जो आपका जैसे आपने मान लीजिए कि आपको अगर 4 टॉपिक नहीं आते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कहानी पर जाओ, बिकॉज यू कैन राइट कहानी। कहीं से भी आप जो है वो उसको फैला करके, कहीं से भी आप उसको बड़ा करके, अगर आपको लगता है कि आपने उसका एंड कर दिया, एंड करने के बाद में जब आपने पन्ना पलटा तो आपने कहा तो बहुत छोटी है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप उस कहानी को जो है एक मोड़ दे सकते हो। आप उस कहानी में कहीं और कोई सा दूसरा ट्विस्ट लेकर के आ सकते हो। सो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ज्यादा आपको जो है वो फर्क पड़ेगा इस चीज से कि आप कहानी लिख रहे हो तो आपका ऐसा बहुत सारा जो है वो एक लाइक एक डिटेल्ड थिंग है। आप वहां पर एक बहुत ही डिटेल से कहानी लिख सकते हो, जो कि आप प्रस्ताव लेखन में नहीं कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि काफी सारे बच्चे सारे के सारे बच्चे जो है वो कहानी लिखे और उनको प्रस्ताव लेखन जो है वो ना ही लिखे। बहुत सारे बच्चे प्रस्ताव लेखन के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उसके नंबर सभी चीज के बराबर मिलते हैं। आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहानी लिखोगे, चित्रकथा लेखन लिखोगे तो कम मिलेगा, ये लिखोगे तो ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो आपने जो कैसे आपने स्टार्ट किया है, कैसे आपने उसको फिर कंटिन्यू किया है, कैसे आपने उसको बीच के जो बॉडी है आपकी, आपने उसको 2 बराबर अच्छे से 2 या 3 पैराग्राफ में अच्छे से छोटा छोटा करके डिवाइड करके आपने जो लिखा हुआ है, उसके बाद फिर आप आगे जाकर के जो है वो उसका कंक्लूजन भी अच्छे से देते हो। तो डिपेंड उसके ऊपर करता है, आपने क्या लिखा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब आपने कौन सी चीज अटेम्प्ट की है, मैं ये करूंगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, वो करूंगा तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आपको 12 नंबर में से ही आपको मार्किंग की जाएगी। ठीक है, सो अब आपने यहाँ पे ये कर लिया। अब आपने कौन सा नंबर अटेम्प्ट किया है, 1 2 3 4 नंबर है। मान लीजिए कि आप चित्रकथा लेखन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे वो रोमन नंबर जो है यहाँ पर डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपने अपना जो है वो जो भी आपका टॉपिक डिसाइड किया था वो आपने लिख लिया। अब आप सबसे पहले चित्र के बारे में लिखोगे। आप चित्र जो है, मैं चित्र इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए मैं चित्र बता रही हूँ। तो आप चित्र के बारे में लिखोगे कि दिया गया चित्र बाल मजदूरी का है, या दिया गया चित्र पशु प्रेम का है। इसमें एक लड़की जो है एक कुत्ते को खाना खिला रही है। कुत्ते का चेहरा देख करके आप बता सकते हो, डेफिनेटली इतना थोड़ा बहुत तो आप ऑब्जर्वेशन आपसे लाइक अपेक्षा की जाती है। आप 10वीं कक्षा में आ चुके हैं, सो कुत्ता जो है आप लिख सकते हो कि कुत्ता जो है बहुत ही ज्यादा उदास दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए इसको बहुत दिन से खाना नहीं मिला है। और लड़की जो है वो अपने कुत्ते को देख करके जो है वो बहुत खुश है, उसको खाना दे करके वो संतुष्ट महसूस कर रही है। पीछे अगर कुछ और दिख रहा है तो वो भी आप लिख दीजिए। पीछे बैकग्राउंड में आपको जो भी दिखाई देता है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है। इस चित्र को देखकर मुझे एक कहानी याद आती है, क्योंकि अगर आप वर्णन करोगे तो दोबारा से आपको एक प्रस्ताव ही लिखना पड़ेगा, जो कि आपको नहीं आ रहा था। प्रस्ताव नहीं आ रहा था तभी आपने कहानी ली हुई है। अब आप प्रस्ताव को देखकर, अब आप चित्र को देखकर भी अगर प्रस्ताव ही लिखोगे तो फिर कहानी का क्या मतलब है। तो आप कहानी लिखिए, जहां तक मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग कहानी लिखिए। सो उसमें आप अपने कैरेक्टर लिखिए, जगह का नाम लिखिए, एंड पिक्चर से कहानी शुरू मत कीजिए। आप बैकग्राउंड से भी कहानी शुरू करते हैं, पीछे से, कि बहुत समय पहले की बात है ना। एक ऐसा था, ऐसा एक जगह थी जहां पर एक लड़की रहती थी, एक परिवार रहता था। परिवार से कहानी शुरू कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप चित्र में लड़की तो आप सिर्फ लड़की लिखो, एक परिवार भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, राजा रानी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सो आप अपनी कहानी को जो है एक लंबा सा बैकग्राउंड दीजिए। बैकग्राउंड देने के बाद में फिर आप चित्र के ऊपर आइए। ऐसा नहीं कि आपने बस चित्र में लास्ट में एंड में लिख दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। वो चित्र आपका जो है कहानी का मेन पार्ट होना चाहिए।
तो चित्र बीच में आना चाहिए, कहानी के डिस्कशन में आना चाहिए। ओके, तो वो हो गया। अगर फिर आप लिखते जाओगे, एट द एंड आप एक शिक्षा लिखोगे अगर कहानी की, तो बहुत अच्छा होता है कि इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जैसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए, बाल मजदूरी की तरफ नहीं धकेलना चाहिए, या फिर हमें जानवरों से प्रेम करना चाहिए, पशुओं से प्रेम करना चाहिए, अपने आसपास को साफ सफाई का, गंदगी का चित्र दिया हुआ तो अपने आसपास को साफ सफाई रखनी चाहिए। आप कुछ भी जो भी लगता है एट दी एंड आप शिक्षा लिख दीजिए। हाँ, ऊपर अगर प्रस्ताव आप लिखते हैं तो प्रस्ताव में भी अगेन आपको हेडिंग तो लिखनी है। वहीं से जैसे बढ़ती महंगाई या बढ़ती जनसंख्या सिमटते आवास, या कोरोना के बारे में आ सकता है, जनसंख्या के बारे में आ सकता है, किसी भी चीज के बारे में आ सकता है। तो आप उससे रिलेटेड एक टॉपिक बनाइए, उसको लिख दीजिए। और सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो किसी का भी, मान लीजिए कि महंगाई के बारे में लिखा है, व्हाट इज महंगाई, महंगाई कब बढ़ती है, जब क्या 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 होती क्या है बेसिकली महंगाई। सो वो आपसे ऐसा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पहले महंगाई के बारे में बताओ, एंड देन फिर जो चल रहा है उसके बारे में बताओ। जैसे कि मान लो विश्व युद्ध के बारे में, मैंने अपने स्कूल में एक टॉपिक दिया हुआ विश्व युद्ध के बारे में। सो जो रशिया और इन सब का चलता है, अब ये विश्व युद्ध तो नहीं है, विश्व युद्ध पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी जो चल रहे हैं, तो ये युद्ध जो होते हैं ये क्या होते हैं, विश्व युद्ध क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट करके आप पहले उनको बताओगे। फिर विश्व युद्ध का बाकी के पूरे देशों पर क्या असर पड़ता है। ये जो रशिया का, मतलब जो रूस हिंदी में कहते हैं उसको, रूस का, यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, अब सिर्फ उनमें ही तो नहीं फर्क पड़ता है, उसका बहुत बड़े पैमाने पर उसका असर पड़ता है। तो आपको अपने टॉपिक को एक जगह पर एकदम पतला सा बना करके, नैरो जगह पर अगर आप देखोगे तो आप कम लिख पाओगे। अगर आप अपने टॉपिक को एक बहुत बड़ा सा माइंडसेट दोगे, एक बहुत बड़ा सा एक ब्रॉड थिंकिंग दोगे, बहुत ब्रॉड थॉट दोगे, तो आपका जो है बहुत बड़ा आप टॉपिक लिख सकते हो, आप उसमें काफी सारी चीजों को इंक्लूड भी कर सकते हो। सो ये एक चीज हो गई, आपका निबंध हो गया। सो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में जो है वो कम से कम 4 से 5 लाइन का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आप 2 पैराग्राफ में उसको डिवाइड कीजिए, हर एक पैराग्राफ की कम से कम 8 लाइन लिखिए। सो 8 दूनी 16 हो गया, 5 हो गया 16, 16 और 5 21 हो गया। एंड मैं तो कहती हूँ कि अगर आप इसमें और बढ़ा सकते हो तो 10-10 लाइन भी लिख सकते हो, 10-10-20 लाइनें कम नहीं होती हैं। सो ये आपकी हो जाएंगी, आपकी 20 लाइनें हो जाएंगी यहीं पर, 5 आपने यहाँ लिखी और 5 आपने लिख दी है कंक्लूजन में, तो वो भी आपकी हो जाएंगी 5 लाइनें, तो होगी 10, आपके 30 लाइनें होगी, आराम से आपके शब्द कंप्लीट हो गए। बहुत ही अच्छे से आपने जो है वो 250 नंबर का जो है वो लिख दिया। और आपके जो जो करेक्शन करने वाले जो है, जो आपके एग्जामिनर हैं, उनको भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि बच्चे ने पहले इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रोडक्शन के बाद में फिर बच्चा अपने मेन टॉपिक पर आया है, मेन टॉपिक पे आने के बाद में फिर जाकर के बच्चे ने जो है वो एक कंक्लूजन भी दिया है चीज को, या कहानी लिखी है तो शिक्षा भी दी है। बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। 12 नंबर आपको कमाने हैं। सो 12 नंबर कमाने के लिए आपको थोड़ी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, तो ये आपकी मेहनत है जो कि आप करने वाले हो। फाइन, ये हो गया। अब इसके बाद में आपका आ जाता है लेटर। अब लेटर के बारे में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो होता है फॉर्मेट। सो आप फॉर्मेट कितना ही याद करके बैठे हुए हो फॉर्मेट, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हमारा। सो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिख देती हूँ। फॉर्मेट के बारे में एक बात कहूंगी, आपने जो फॉर्मेट प्रैक्टिस की है अपने स्कूल में या अपने क्लासेस में या कहीं पर भी अपने घर पे, आप उसको ही रखिए। एट दी एंड अगर कोई कहता है कि ये जो है वो एक हमने यहाँ पर देखा था, वहां पर देखा था, अब जो है वो चेंज होने वाला है फॉर्मेट, और अब इस वाले का तो ऐसा नहीं, हमको जो है वो एड्रेस यहाँ लिखना है, यहाँ पे डेट लिखनी है, ये लाइन छोड़नी है, वो लाइन नहीं ठीक है, डीप ब्रेथ, और अपने आप से कहो कि मैंने जो प्रैक्टिस की है, मैंने वो प्रैक्टिस सही की है। अब आप अपने जो टीचर हैं, आपकी जो अध्यापिका है, अध्यापक हैं, उन्होंने जो पढ़ाया है वो सही ही पढ़ाया है, गलत पढ़ाया है तो भी सही पढ़ाया है, सही पढ़ाया तो सही पढ़ाया है। लेकिन अब एट दी एंड आप किसी और का अगर फॉर्मेट लेकर के अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो सोचो आपको याद रखने में कितनी मुश्किल हो जाती है कि नहीं। तो वो याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है। तभी तो आपको 8th स्टैंडर्ड से सेम फॉर्मेट हम लोग पढ़ाते हैं कि 8, 9, 10 बच्चा नींद में भी उठाओ तो बच्चा जो है लेटर फॉर्मेट लिख दे। वो बहुत जरूरी चीज होती है। फॉर्मेट के आपके 2 से 3 नंबर होते हैं, 2 होते थे, अब ये 8 नंबर वाले में उन्होंने 3 नंबर का क्या किया है, 3 नंबर का करने वाले, 2 नंबर का करने वाले, कुछ नहीं बताया। सो हमारा जो फॉर्मेट है, अगर आप औपचारिक पत्र लिखने वाले हैं, औपचारिक मतलब फॉर्मल, तो अगर आप औपचारिक लिखने वाले हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पता आएगा 3 लाइन में, जहां पर आप कुछ भी अपनी मर्जी से बना करके लिख सकते हो।
आपको अपनी बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग विल्डिंग के नाम वगैरह नहीं लिखना है, सोसाइटी के नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना है। आप इजिएस्ट बनाओ। परीक्षा भवन लिख दिया, कमरा नंबर 4 लिख दिया, पुणे महाराष्ट्र लिख दिया, मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र नहीं भी लिखा अगर आपको नहीं आता है, आपने पुणे लिख दिया और 24 लिख दिया, बस आपका एड्रेस खत्म हो गया, कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में अब आपका पेपर 6 तारीख को है, एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, तो मैं 6 ही लिखती हूँ। तो आपको 6 और म और ई लिखना है, बड़ी ई की मात्रा के साथ, मई एंड 2022 लिखना है। ये आपका 2022 के साथ हो गया। अब एक लाइन फिर से छोड़नी है और यहाँ पर आपको प्रति या फिर सेवा में लिख करके आपका जो है 3 लाइन का वो फॉर्मल एड्रेस, जिसको आपको लेटर लिखने के लिए बोला गया है, मान लीजिए खाद्य मंत्री को लिखने के लिए बोला गया है, मान लीजिए आपको बोला गया है कि आप अपने स्कूल के अध्यापक को लिखे, तो यहाँ पर अपने स्कूल का नाम, एड्रेस, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड रोड का नंबर एंड ऑल मत बताना, क्योंकि कोई नहीं आने वाला है। गलत होगा तो नंबर कटेगा, लेकिन अगर सही होगा तो कोई आपके एड्रेस पे आएगा नहीं। तो इस चीज को याद रखो कि आपको टिपिकल हिस्सा नंबर और ये रोड नंबर और ये ब्लॉक नंबर, गली नंबर और ये इतना बड़ा सा नाम आपको नहीं आता, आप मत लिखो। आप सिंपल आनंद भवन विद्यालय लिखो, आनंद विद्यालय लिखो, आप आपकी जो मर्जी आप स्कूल का नाम बनाकर लिखो। हो गया प्रधानाध्यापक जो भी आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ पर एक और लाइन छूटेगी, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पर विषय साथ के साथ ही आएगा, एवरीथिंग विल बी लेफ्ट अलाइनमेंट। अच्छा हाँ, जो आप लिख रहे हैं वहां पे आपको लेटर का नंबर जो है वो डालना है, फर्स्ट लिख रहे हो, औपचारिक लिख रहे हो, अनौपचारिक लिख रहे हो, आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है। विषय लिखा आपने, विषय को कोशिश कीजिए कि एक लाइन में आप ड्राफ्ट बनाओ, जैसे कि विद्यालय में नलों की संख्या कम होने की शिकायत करते हुए पत्र, या फिर पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवाने हेतु आवेदन पत्र, आवेदन पत्र उसको कहेंगे, या बस प्रार्थना पत्र, यू कैन से, आवेदन पत्र नहीं कहेंगे, आवेदन पत्र नौकरी के लिए होता है, शिकायत के लिए शिकायती पत्र होते हैं। ये लिख दिया आपने और कोशिश करो कि आप उसको जो है वो अंडरलाइन कर दो, किसी भी तरीके से आप जैसी मर्जी आप अंडरलाइन कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर माननीय महोदय आ जाएगा और माननीय महोदय लिखो, ये जो भी आपने प्रैक्टिस की हुई है वो लिखो। ये जो पेपर का फॉर्मेट है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, पेपर का फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से फिर आपको जो है वो सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम लिखो, जैसे कि मैं अपने से एक एग्जाम्पल देती हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं श्वेता त्रिपाठी कक्षा 10 की विद्यार्थिनी हूँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो विद्यार्थिनी हूँ। अगर विद्यार्थिनी एंड ऑल बहुत ज्यादा महंगा बोल रही हूँ, सॉरी, अगर बहुत ज्यादा स्पेलिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, आप सिंपल लिखो। हमेशा जो शब्द आपको नहीं आता, या तो इंग्लिश का हिंदी नहीं करना आता, आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो। विद्यार्थिनी या विद्यार्थी, छात्र छात्रा, सिंपल यू राइट, छात्र छात्रा, छ। बस आप ये याद रखो कि आपको कौन सा वाला छ लिखना है, कक्षा में कौन सा वाला लिखना है। बहुत सारे डिफरेंट होते हैं। ये छात्रा वाला छ होता है, ये कक्षा वाला क्ष होता है, ये श होता है, इसको आप नहीं लगा सकते। आधा क और आधा पूरा श मिला करके आप इसको नहीं बना सकते। यू कैन राइट लाइक दैट, कक्षा मतलब कक्षा ही होता है, यू कैन राइट दिस क्ष। ओके, सो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में वो लाइन आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं यह पत्र आपको डैश डैश जो भी क्वेश्चन में दिया है वो बताने के लिए लिख रहा हूँ। देन नेक्स्ट लाइन से आप अपना मेन बॉडी जो है वो लेटर की शुरू करोगे। माननीय महोदय, आप ऊपर लिख चुके तो नीचे आप लिखोगे महोदय, मेरे क्षेत्र में ये परेशानियां हैं, मेरी कक्षा में, मेरे स्कूल में, या मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी आपको लिखना है वो आप सेकेंड पैराग्राफ से शुरू करोगे। ये पहला पैराग्राफ सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करके उसको आप 2 पैराग्राफ में कर सकते हो। अगर आपको शिकायत करनी है, अगर आपको उसके बाद सुझाव देना है, तो 1 पैराग्राफ में शिकायत करो, 1 पैराग्राफ में सुझाव दो। ये सुझाव देकर के आपका जो है 2 पैराग्राफ हो जाएगा। 2 पैराग्राफ होकर के नीचे फिर आप लिखो अतः, अगर आप किसी चीज के लिए बोलो तो अतः आशा है कि आप मेरी बात जो है वो समझ गए होंगे, और इसके लिए कोई जो भी आवश्यक कदम है वो जल्दी से जल्दी उठाएंगे, शीघ्र से शीघ्र उठाएंगे। जो भी शब्द आपने एक फॉर्मली याद किया है वो आपको लिखना है। ये सब चीजें अब होने वाली हैं, क्योंकि मैं इसको एडिट नहीं करने वाली हूँ, मैं कट नहीं करने वाली हूँ, कुछ नहीं करने वाली हूँ। सो कंटिन्यू वीडियो रहने वाला है। सो अब आपने जो है वो लास्ट लिख दिया। एंड एट दी एंड अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो तो आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा, आपका आज्ञाकारी छात्र, और अपना पूरा नाम दोनों, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम दोनों। श्वेता त्रिपाठी, आई विल नॉट राइट श्वेता ओनली, श्वेता त्रिपाठी में लिखूंगी। ये इतना खत्म हो गया। स्कूल के लिए आपको चाहिए, बहुत सारे स्कूल के जो टीचर्स है वो बताते हैं बच्चों को कि आप अपना रोल नंबर लिखो, अपना कक्षा लिखो।
कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट इज लाइक इट्स फॉर एवरीबडी। ये यहाँ पर मैं सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों के लिए, अपनी कोचिंग के बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ। इट इज लाइक फॉर एवरीबडी, जो जो इसको देखेगा उसके लिए है। सो नीचे अगर आप स्कूल के लिए लिख रहे हो, आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा श्वेता त्रिपाठी 10वीं ब 10वीं अ, कोई जरूरत नहीं है। आप उतना लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। डन। फिर उसके बाद में आपका जो लिफाफा बनता है, आपका लिफाफा, अच्छा लिफाफे की बात हम बाद में एक साथ ही करेंगे क्योंकि लिफाफा सेम होता है। ये हो गया। अब आपका जब आप फॉर्मल लिख रहे हो तो आपको इतना सब कुछ लिखना है। जब आप लोग इनफॉर्मल लिख रहे हो तो बस इतनी चीजें हट जाएंगी। ओके, क्या क्या हट गया आपका? यहाँ से आपका हट गया टीचर का जो एड्रेस था वो हट गया, विषय हट गया और माननीय महोदय हट गया, सविनय निवेदन वाला पैराग्राफ हट गया। अब आपका डायरेक्टली आपका एड्रेस, आपका जो आप लिखने वाले हो आपका एड्रेस। फिर उसके बाद में तारीख आ गई। तारीख के बाद में अगर आप दादा दादी के लिए लिख रहे हो तो पूजनीय, माता पिता के लिए लिख रहे हो तो आदरणीय, बड़े भाई बहन के लिए आदरणीय, छोटे भाई के लिए प्रिय, दोस्त के लिए प्रिय, वो यहाँ पर आ जाएगा। इधर आपने लिख दिया। यहाँ पर एक और आता है जिसमें कि आप उनको ग्रीट करते हो, आप उनको सादर प्रणाम कहते हो, आप सादर चरण स्पर्श कहते हो। आपने जो भी याद किया है। दादा दादी के लिए सादर चरण स्पर्श, पापा मम्मी के लिए भी सादर चरण स्पर्श, बड़े भाई बहन के लिए सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श दोनों चलता है। छोटे भाई बहन के लिए यू कैन से दैट, तो यू हैव टू राइट सदा खुश रहो बिकॉज यू ब्लेस देम ऑलवेज। तो छोटे भाई बहन के लिए सदा खुश रहो। दोस्त के लिए यू कैन से सदा खुश रहो। दो बड़े दोस्त के लिए आप सादर नमस्ते भी नहीं लिख सकते, सादर चरण स्पर्श भी नहीं लिख सकते। वहां पे आप लिखोगे मधुर स्मृतियां या फिर मधुर यादें। अगर आपको स्मृतियां की एड्रेस अगर आपको स्मृतियां की स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है तो इसकी जगह आप लिख दो मधुर यादें। एंड देन फिर उसके बाद में मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल पूर्वक होंगे। तुम्हारी माँ का पत्र मिला, अगर दोस्त को लिख रहे हो तो एक्चुअली जो आप लिख रहे हो वो चीज आपको पता कैसे चली, दैट यू नीड टू टेल ना। अगर आप दोस्त को बधाई दे रहे हो तो उसको कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि आपका दोस्त चुना गया है, आपका दोस्त फेल हो गया, आपके दोस्त के पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, आपका छोटा भाई जो है आजकल पढ़ता नहीं है, मोबाइल में लगा रहता है। जो आईसीएसई बोर्ड है ना उसके लिए दोस्त, छोटा भाई बहन एंड माँ, ये तीन चीजें जो है फेवरेट टॉपिक में आती हैं। उसके बाद बाकी की सारी चीजें आती हैं। तो आपको वो आप जब किसी को एड्रेस एक लेटर लिख रहे हो तो आपको पता कैसे चला कि आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई बहुत ज्यादा मोबाइल में देखता रहता है या फिर बहुत ज्यादा फैशन कर रहा है या पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, तो आपकी माँ का पत्र मिला। तो आप वहां पर लिखोगे सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल कामना एंड ऑल करने के बाद में कल ही माँ का पत्र मिला, पढ़कर पता चला, पढ़कर बहुत दुख हुआ। अगर वो ये दुखी वाली बात है, पढ़कर बहुत दुख हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ, अदरवाइज नॉर्मल चीज है तो पढ़कर जानकर हर्ष हुआ, खुशी हुई, वो सब आप लिखोगे। एंड देन उसके बाद में फिर आप सेकंड पैराग्राफ से अपना लेटर स्टार्ट करोगे, एक्चुअल जिसके बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया है। तो आप सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे, उसको लिख करके आप उसको भी आप दो में करोगे। जो आपका मिडिल पैराग्राफ है ऑलवेज शुड बी 2 पैराग्राफ्स। तो आपको वो भी दूसरे पैराग्राफ में आ गया। एंड देन लास्ट में आपने लिख दिया छोटे भाई बहन है तो अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, मतलब अपने को तो नहीं कह सकते, दोस्त के लिए कहेंगे अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। अगर अपना छोटा भाई बहन है तो माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, माँ को लिख रहे हो तो पिताजी को नमस्ते कहना, पिताजी को लिख रहे हो तो माँ को नमस्ते कहना। तो इस तरीके से आपका जो है वो लेटर के एंड हो जाएगा। और लास्ट में जब आप लिखोगे आपका प्रिय नहीं, आपका प्रिय पोता, आपका सुपुत्र, आपकी सुपुत्री, और या फिर जैसे अपने बड़े भाई बहन को लिख रहे हो तो आपका अनुज, आपकी अनुजा, लड़की है तो अनुजा, लड़का है तो अनुज। फिर उसके बाद में आपका हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए ना तो आप नीचे मुझे मेंशन कर सकते हो, अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकते हो या फिर आप मुझे मेल आईडी दे सकते हो। मैं आपको पूरा फॉर्मेट जो है वो आपको मैं पोस्ट कर दूंगी। मैंने अलग अलग हर चीज का, मतलब दादा दादी, पापा मम्मी, बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, दोस्त, स्कूली एंड कार्यालय, ऑफिस यूज के लिए मैंने ऐसे पूरे अलग अलग फॉर्मेट बनाए, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। सो वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी आपको जब भी चाहिए। तो ये आप लोगों ने कर लिया। लास्ट में आपका आ गया, वो आपने लिखा। नीचे आपको यहाँ पर आपको याद रखना है, आपको सेकंड नेम नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको सिर्फ मैं श्वेता लिखूंगी, आपकी सुपुत्री श्वेता, आपकी प्रिय पोती श्वेता, तुम्हारी सखी श्वेता, तुम्हारी अग्रजा, मैं बड़ी बहन हूं तो तुम्हारी अग्रजा श्वेता त्रिपाठी, आपकी अनुजा, अगर मैं बड़े भाई को लिख रही हूँ, बड़ी बहन को लिख रही हूँ तो आपकी अनुजा श्वेता। इतना कर लिया। ये आपके हो गए फॉर्मल, दोनों हो गए, इनफॉर्मल हो गए। अब मैं आपको आपका
लिफाफा बताती हूँ। लिफाफे में क्या करना है, क्योंकि लिफाफा अच्छा ऐसी बात है कि लिफाफा अगर आप बनाना भूल गए हो तो ये मत करो कि आप एक नोट लिखो और बाद में जाकर के बनाओ, या फिर एक बहुत अगर नहीं पूरी तरीके से भूल गए हो तो बाद में बैठ करके फिर आपका जो है वो दोस्तों के सामने भैं चालू है, मैंने नहीं बनाया और मेरे नंबर कट जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है। आपको इतनी लाइक लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो उसके ही नंबर होते हैं, वो उसी में इंक्लूडेड होता है। सो एक्स्ट्रा उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होते हैं असाइन, कि लिफाफा है तो 1 नंबर का है, ऐसा असाइन नहीं होता है। वो स्कूल में टीचर्स आपको प्रैक्टिस मिले इसके लिए वो आपको लिफाफा ना बनाने पर नंबर काटते हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि लिफाफे के लिए आप याद रखो, लेकिन अगर आप भूल गए हो तो उसके लिए फिर आप रोते मत बैठो। आपके लिए और भी चीजें हैं करने के लिए, आगे के पेपर और बाकी हैं। ठीक है, तो अब आपको कैसे बनाना है लिफाफा, बहुत ही एकदम छोटा सा एकदम स्वीट शॉर्ट बताऊंगी मैं कि आप फर्स्ट लाइन में जो है यहाँ पर तो एक लाइन खींच लो, यहाँ पर आप अपनी टिकट बना लो। थोड़ी सी मैंने अलग बना दी है, इसको मैं यहाँ पर बनाऊंगी। यहाँ पर आप टिकट लिख दो, टिकट मराठी वाला वो टिकट एंड ऑल सारी चीजें नहीं लिखना, इट्स हिंदी, हिंदी ही रहने दो। फिर उसके बाद में 2 अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, मैं दोनों फॉर्मेट बताऊंगी आपको लिफाफे के। तो यहाँ पर आपको हमेशा याद रखो कि जिसको आप लेटर लिख रहे हो दैट पर्सन इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू। सो योर एड्रेस शुड ऑलवेज कम डाउन, योर एड्रेस विल बी डाउन, द पर्सन हु इज गेटिंग द लेटर विल बी अप। अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो यहाँ पर आप प्रधानाचार्य लिखोगे, स्कूल का नाम लिखोगे, खाद्य अधिकारी लिखोगे, खाद्य मंत्री लिखोगे, शिक्षा मंत्री लिखोगे और इनका एड्रेस लिखोगे, आप उनका नाम नहीं लिखोगे। नीचे आपको जब आप अपना प्रेषक में एड्रेस लिखते हो, सो आपको चाहे वो फॉर्मल लिख रहे हो, इनफॉर्मल लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, आपको उसमें अपना नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका। अब आपने यहाँ पे सारी करके देखो, बन गया हमारा लिफाफा। कोई जरूरत नहीं है कि आप स्केल लेकर के काउंट करते बैठे हो, इतने में लिखूंगा उतने में लिखूंगा। नो, आप पहले लिख लो, लिखने के बाद में आराम से प्रॉपर स्पेसिंग दे करके, क्योंकि एक लाइन छोड़ के आपको प्रेषक लिखना है, स्पेसिंग दे करके बाद में लाइन खींच दो, क्या ही फर्क पड़ता है। बाद में फिर यहाँ पे और यहाँ पे लाइन खींच दो, खत्म हो गई बात। अच्छा, अब एक और जो होता है फॉर्मेट वो ये होता है, ये हो गया, ये भी क्लीन दिखता है। बाकी के सारे मुझे जो है क्लीन नहीं दिखते, मुझे सिर्फ ये 2 ही क्लीन दिखते हैं। एक तो ये वाला बना दिया और एक टिकट यहाँ पर हो गई, बीच में हो गया प्रति, आपने यहाँ पे प्रति का 3 लाइन में एड्रेस लिख दिया, एक लाइन छोड़ के आपने प्रेषक लिखा और प्रेषक का भी आपने यहाँ पे नाम लिखोगे तो 4 लाइन में प्रेषक वाला एड्रेस हो जाता है। तो इस तरीके से आपका वाला एड्रेस हो गया। तो ये आपके 2 अलग अलग जो हैं वो फॉर्मेट्स हो गए, जिनको कि आपको अच्छे से आराम से शांति से, ये आपके हो गया सेक्शन ए। मैंने आज अभी फिलहाल इस वीडियो में आपको अच्छे से सेक्शन ए एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रेजेंटेशन, इसको हटा दो, इसको हटा ही देते हैं, इसकी आप लोगों ने देख ही लिया, इसको पॉज करके आप लोग देख सकते हो। अगर आपको सब्सक्राइब वगैरह जो मर्जी, आपको जो है सब्सक्राइब क्या बोल रहे हो, आपको इसको याद या जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप पॉज करो, पॉज करके अपना लिखो, अपना बनाओ, जिस तरीके से करना है करो। अब इसके बाद में आपको लिखना कैसे है, तो ये आपकी जो होती हैं वो आंसर शीट की जो लाइंस होती हैं, अभी तो आप बहुत सारे पेपर कर चुके हो, आपको पता है यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहीं बीच में लिखना है। कोशिश करो कि एक लाइन में आप 7 शब्द लिखो, 7। हमारी तो छोटी हैंड राइटिंग है तो हम क्या करें, मत लिखो फिर। जो बच्चे मेरे सामने बहाने बनाते हैं, जो कहते हैं कि हमारा तो ऐसा ही है, हमारा तो वैसे ही है, तो ये वो लोग होते हैं जो चीजों के हिसाब से अपने आप को बदलना नहीं चाहते, चीजों के हिसाब से आगे बढ़ना नहीं चाहते। अगर आपको बढ़ना है, अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए, तो आपको क्या करना है, फॉलो करना पड़ेगा, है ना। फॉलो मतलब ये फॉलो करना पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है। मान लीजिए कि मैंने आज के समय में, है ना, हम, सिंपल ऐसे ही आपको लिखना है। और आप ऐसा मत लिखो कि इसके नीचे ही आप शब्द लिखते जाओ, नो, फिर वैसा ब्रिक जैसा लगेगा। आपको ब्रिक जैसा नहीं लिखना है, आपको ब्रिक पैटर्न जो होता है ना, जैसे कि ईंटें कैसी होती हैं, ईंटें होती हैं जैसे कि ऐसी लगाता है, फिर वो एक यहाँ लगाता है, फिर एक यहाँ लगाता है, फिर 2 ऐसे लगाता है, फिर ऐसे लगाता है। तो इस तरीके से ब्रिक पैटर्न जो होता है ना, उस तरीके से आपको अपने शब्दों को, तो वो क्या लगेगा, वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा बना करके लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि जैसे आपने जो है वो उसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हुई थी। तो
इस तरीके से ना करते हुए ये आप जो है ऐसे एक के नीचे एक नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, अब जैसे आपने यहाँ पे आज के समय में लिख लिया, तो यहाँ पर हम, आपने यहाँ पे लिखा सभी, अपने बीच में से स्टार्ट किया, लाइक दोस्तों, परिवार, तो आपका अलग अलग जो है वो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो निबंध हो गया, आपका जो प्रस्ताव लेखन हो गया, आपका जो कॉम्पोजिशन हो गया, जो आपका लेटर हो गया, आप कहानी लिखो, प्रस्ताव लिखो, आपकी जो मर्जी आप लिखो, इस तरीके से आप जो मैंने बताया सेक्शन ए आप इस तरीके से हल कीजिए, पक्का आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी, अगर आपको लगता है कि वर्दी है, अगर शेयर करने लायक है, अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिली है, इससे बहुत अच्छा अभ्यास हुआ है, तो आप इसको अपने दोस्तों को, अपने साथ के क्लास वालों को, या फिर जिसको भी आपकी मर्जी है, आप उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सेक्शन बी इज कमिंग सून, क्योंकि उसमें बहुत सारी किताबें हैं, सो मैं उसको अलग से बताऊंगी। थैंक यू।